अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज बेसिकली हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की हमने 4 डिफरेंट टाइप्स जस्ट उनके नेम पढ़े थे पिछले लेक्चर में। आज हम जो है ना उनको वन बाई वन जो है ना वो डिस्कस करना आज से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है आयोनिक बॉन्ड। ठीक हो गया। हम सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद आयोनिक बॉन्ड की एक एग्जांपल लेंगे। उस एग्जाम्पल को हम थॉरोली यानी कि कंप्लीट जो है ना उसको डिस्कस करेंगे और उसी के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है। जस्ट इस एक एग्जाम्पल से आप लोगों को पता चल जाएगा कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड है उनके अंदर आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है। ठीक हो गया। जब आप लोग जो है ना वो शुरू से यानी कि ये लेक्चर अभी स्टार्ट हुआ है, इसको एंड तक देखेंगे तो आप लोग जो है ना इस काबिल हो जाएंगे कि जस्ट आप लोगों को जो है कि यानी कि इसको समझ के अपनी वर्डिंग में खुद ब खुद लिखने के जो है ना वो काबिल हो जाएंगे। समझ आ गई है। यानी कि आप लोगों को मैं जस्ट कॉन्सेप्ट दूंगा और कॉन्सेप्ट की बेस पे आप लोग खुद से जो है ना वो लिख लेंगे इसको। ये इतना बड़ा टॉपिक आप लोगों को नज़र आ रहा है, लेकिन रियलिटी में ये इतना बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। और जस्ट आप लोगों ने एक वे से चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप लोग जो है ना ये टॉपिक ईजिली कवर कर लेंगे। ठीक हो गया। तो चलते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ। आयनिक बॉन्ड, सबसे पहले डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड, ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसके अंदर एक एटम अपना मुकम्मल यानी कि पूरा एक इलेक्ट्रॉन दे दे दूसरे को। समझ आ गई है? यानी कि एक एटम अपना पूरा एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे दे। एक इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, दो इलेक्ट्रॉन नहीं। हमेशा आयनिक बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होती है। ठीक हो गया ना। जब एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन, मुकम्मल पूरा इलेक्ट्रॉन जो उसके वैलेंस शेल में होगा, वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देगा, तब जो जो बॉन्ड बनेगा उसे हम आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। इसकी मज़ीद डेफिनेशन डेप्थ में जाते हैं आगे। एग्जाम्पल, द फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ आयनिक बॉन्ड। सोडियम क्लोराइड जो है, ये नमक जो हम खाते हैं, बेसिकली ये आयनिक कंपाउंड है। ठीक है ना। और इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। ये कैसे है वो देखते हैं हम। ये इसकी एग्जाम्पल है आयनिक बॉन्ड की। एज द अटोमिक नंबर, अब ये ना एक्सप्लेनेशन शुरू हो गई है यहाँ से सोडियम क्लोराइड की। ठीक है कि NaCl बॉन्ड कैसे बना है। एज द अटोमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। ये जो सोडियम अटैच है, इसका अटोमिक नंबर, अगर प्योर सोडियम एटम का, सोडियम हमारे पास क्या है, एक एटम है ना, एलिमेंट का एटम है। तो अगर सोडियम का अटोमिक नंबर जो है ना वो क्या है, 11 है। एंड द अटोमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। और क्लोरीन का अटोमिक नंबर क्या है, 17 है। ये पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप सोडियम का अटोमिक नंबर देखें और क्लोरीन का अटोमिक नंबर देखें तो ये आपको जो है ना वहाँ से पता चल जाएगा। तो सोडियम का 11 अटोमिक नंबर है और क्लोरीन का 17 अटोमिक नंबर है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है कि सोडियम का अटोमिक नंबर 11 है एंड द अटोमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। ये लिखने के बाद द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बोथ एटम, उसके बाद आपने सोडियम और क्लोरीन की, ये सोडियम और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। अब ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? और हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दो तरह की होती है, एक ग्राउंड स्टेट होती है और एक एक्साइटेड स्टेट होती है। ये जो एक्साइटेड स्टेट है ये आप थोड़ा सा हाई लेवल पे जाके पढ़ेंगे, आप लोगों के लेवल पे नहीं है। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि एटम जिस कंडीशन में है ना, बेसिकली एटॉमिक फॉर्म में है, तो उस फॉर्म में जो उसकी यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसके एटम में, बेसिकली उसी की बेस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब लिखते हैं तो उसे हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। यानी एक एटम जब दूसरे एटम के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, बिल्कुल अकेला एटम होता है। ठीक है। और उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। एक एलिमेंट का एक न्यूट्रल एटम, उसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो बेसिकली वो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। तो हम यहाँ पे सोडियम को अलग से देखने लगे हैं और क्लोरीन को अलग से देखने लगे हैं, यानी सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सोडियम के वैलेंस टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का तरीका आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। तो सबसे पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6 और 3s1, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ये जो आपको मैंने एक शॉर्ट सा जो है ना वो बना के दिया था टेबल सेकंड चैप्टर के अंदर कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं, वहाँ से आप लोग जो है ना इजीली देख के लिख सकते हैं ये खुद से ही। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास कौन सा शेल है, फर्स्ट शेल, के शेल, जिसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपके पास दूसरा शेल है, कौन सा, एल शेल, जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये अब हमारे पास कौन सा शेल है, एम शेल। एम शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं।
ठीक है ना, एस पी और डी, यानी कि 3 सब शेल होते हैं। ऑर्बिटल्स ये सब शेल एक ही बात है। इसके अंदर के अंदर एक ही सब शेल होता है, एल के अंदर 2 सब शेल होते हैं, एस और पी, और एम के अंदर 3 सब शेल होते हैं, एस पी और डी। अब चूंकि इसके 10 इलेक्ट्रॉन इनके अंदर पूरे हो गए, जस्ट एक इलेक्ट्रॉन एम के अंदर आ रहा है, तो जस्ट एस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसका आगे पी और डी क्या है, एम्प्टी हैं, खाली हैं। पी और डी यहाँ पे हैं सही, लेकिन क्या है, खाली हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जस्ट इसका एक ही इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल यानी कि वैलेंस शेल में आ रहा है, वो क्या है कि इसका एस के अंदर ही आ गया। अब इसका वैलेंस यानी कि वैलेंस शेल कौन सा हुआ, एम शेल हुआ। यानी कि सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। ये मैंने आगे लिख दिया है, सोडियम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। ये सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। बाकी ये इसके इनर इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। बॉन्डिंग में जस्ट जो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। अब आगे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ये पहला शेल है के, उसके बाद ये एल शेल है, और उसके बाद ये क्या है, हमारे पास एम शेल है। अब इसका के भी कंप्लीट है, एल भी कंप्लीट है। एल में 8 हैं, के में 2 हैं। आगे एम में जो है ना वो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ आ गई है ना। यानी कि 2s के 6p के 6 और 2 8, और डी के कितने 10। यानी कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एम शेल के अंदर वो कितने आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब चूंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ही 17 है, इसके टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 यहाँ पे हो गए और 7 इलेक्ट्रॉन किस में आ गए, एम शेल में। अब क्लोरीन के वैलेंस शेल जो ये एम शेल है, क्लोरीन का भी वैलेंस शेल कौन सा है, एम शेल है। अब इसका डी जो है ना वो आगे एम्प्टी है, ठीक है ना। इसके अभी तक पी में भी एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, क्योंकि पी में टोटल मैक्सिमम 6 आ सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो है ना इसके वैलेंस शेल में, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 17 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है सॉरी। एम शेल में यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 7 इलेक्ट्रॉन मैंने आगे शो कर दिए। अब ये इसको मैंने डॉट से शो किया और इसको मैंने क्रॉस से शो किया इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये आपकी मर्जी है, आप इसको जो है ना क्रॉस से शो कर दें और इसको डॉट से शो कर दें, तो ये आपकी मर्जी है। ये जस्ट इसलिए शो करते हैं ताकि पता चले कि ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का है और ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम का है। ये जस्ट सिंबल है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है। ये डॉट और क्रॉस जो है ना ये हमने शो की, जस्ट सिंबल है। इनमें आप लोग जो है ना कंफ्यूज नहीं होना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, 2 इस साइड पे, 2 इस साइड पे, कितने हो गए, 6 और एक 7। तो ये एम शेल वाले 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे शो कर दिए। सोडियम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर दिया क्योंकि उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। अब इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके मैंने 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो कर दिए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। सोडियम हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल विच वाइल क्लोरीन हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। यहाँ से आप लोगों ने सिंपल देख बता देना कि सोडियम हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल एंड क्लोरीन हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। यह सिंपल आप लोगों ने देख के ये फिक्रा लिख लेना है, सेंटेंस लिख लेना है। उसके बाद हमारे पास सोडियम एक्ट एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज इट हैव टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। बेसिकली सोडियम जो है ना, सोडियम के आप वैलेंस शेल में से कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। यानी इसके अंदर एस और पी को कंप्लीट करें, डी को फिलहाल छोड़ें। वैसे टोटल एम के अंदर 18 आते हैं ना, लेकिन एस और पी में भी अगर एस और पी भी कंप्लीटली फिल्ड हो जाए तो फिर भी जो है ना ये स्टेबल हो जाता है। तो चूंकि एस के अंदर एक है और एस के अंदर एक और भी आ सकता है एस के, और पी के अंदर 6, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन इसको सोडियम को और चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो सोडियम के लिए ज़्यादा आसान है वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने की बजाय ये ज़्यादा आसान है कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे। तो सोडियम के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान है। जब देखिए सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ये एम शेल तो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद वैलेंस शेल जो है ना वो एल शेल आ जाएगा इसका, यानी कि जो कंप्लीट है सोडियम का। तो इसका मतलब ये है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपना के और एल शेल कंप्लीट जो है ना इसके हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद देखते हैं क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए पी के अंदर जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा एस और पी। डी तो इसका चले वो 0 है, उसे छोड़े। तो एस और पी जो है ना इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएंगे। जब एस और पी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये इसके लिए ज़्यादा आसान है कि ये अपने जो है ना 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना क्या है, ज़्यादा आसान है। 7 इलेक्ट्रॉन तो लूज़ नहीं कर सकता ये। तो इसने क्या करना है, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देना है और स्टेबल हो जाना है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके जो है ना अपना ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेना है और स्टेबल हो जाना है। जब इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पी में आ जाएगा, 3p6 हो जाएगा, तो इसका ऑक्टेट जो है ना वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। समझ आ गई इस चीज़ की। अब आगे चलते हैं। सोडियम एक्ट एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज इट हैव टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन।
अब सोडियम जो है ना वो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल एटम है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 है। लेकिन जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देना है तो इसके 11 प्रोटॉन रह जाएंगे और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि +11 -10, यानी कि 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो चार्ज क्या हो जाएगा, +11 -10 करें तो क्या आता है +1, तो सोडियम के ऊपर क्या आ जाएगा +1 चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, समझ आ गई ये ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव की। तो सोडियम एक्ट एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज इट हैव टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव के तौर पे एक्ट करेगा। वाइल क्लोरीन एक्ट एज इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज इट हैव टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, जब क्लोरीन यहाँ पे क्या है न्यूट्रल है, इसके यानी कि 7 ही प्रोटॉन है और 17 प्रोटॉन है और 17 ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये न्यूट्रल है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेना है, ठीक है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाना है, यानी कि 17 प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, यानी कि ये -1 है तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा -1, समझ आ गई इस चीज़ की। तो हमारे पास जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये क्या एज एक्ट करेगा, एज इलेक्ट्रो नेगेटिव एक्ट करेगा, एज एनाइन एक्ट करेगा। जब भी किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो एज एनाइन एक्ट करता है, और जब भी किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो एज कैटाइन एक्ट करता है। तो कैटाइन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और एनाइन इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। इस चीज़ की समझ आ गई है, आगे चलते हैं। वाइल क्लोरीन एक्ट एज इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज इट हैव टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपने सोडियम और क्लोरीन को अगेन देख के लिख लेना है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक्ट करेगा, और क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से गेन करेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्ट करेगा। बस इतना से लिखना है। इन दिस वे बाई लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब क्या होगा कि सोडियम अपना लूज कर रहा है और क्लोरीन क्या है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो क्या है कि इन दिस वे बाई लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर फॉर्म्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन जाएंगे, इसका पॉजिटिव आयन बन जाएगा और इसका नेगेटिव आयन बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है, बोथ एटम्स ट्राई टू गेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये दोनों एटम जो है ना, मैंने ये पहले भी समझा दिया आप लोगों को कि ये दोनों अपनी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं एक सेपरेट इधर लिखने लगा हूँ। हमारे पास नोबल गैसेस क्या हैं, हीलियम सबसे पहले, उसके बाद नियॉन, उसके बाद आर्गॉन, उसके बाद क्रिप्टॉन, उसके बाद जीनॉन, इस तरह करके समझ आ गई है। अब क्या है कि हीलियम जो है ना, हीलियम के वैलेंस शेल में, यानी हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, ये क्या है स्टेबल है, ये सॉरी एटॉमिक नंबर इधर लिखना है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, ये स्टेबल है। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है 8 है, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 है। यानी कि अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में और इनके अलावा और कोई भी एटम, सोडियम क्लोरीन, उनके वैलेंस शेल में 2, 8, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, तो वो स्टेबल होंगे, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। अब ज़रा देखें यहाँ पे, हीलियम को निकालें छोड़ें अब, क्योंकि सोडियम के जो है ना वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सोडियम ने जब ना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, एक इलेक्ट्रॉन दे देना है, ये एस वाला, तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 8, ठीक है। तो आप देख रहे हैं नियॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तो इसने कौन सी इलेक्ट्रॉनिक जो Na पॉजिटिव बनेगा, सोडियम कैटाइन बनेगा एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी वो नियॉन की तरह की होगी, यानी कि वो नियॉन में जितने इलेक्ट्रॉन है ना उसके वैलेंस शेल में, इसके वैलेंस शेल में भी इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो नियॉन से क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इस तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और इस नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और ये Na पॉजिटिव क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह क्लोरीन को अब देखें तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो नियॉन के भी कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तो इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन है 8। तो इस तरह जो है ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करके नियॉन की क्या कर देगा, यानी कि उसकी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है ना उसको फॉलो कर लेगा। तो यहाँ तक हो गया। अच्छा ये बेसिकली अगर देखें तो इसके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये सॉरी टोटल इलेक्ट्रॉन जो है ना, यानी कि आर्गॉन के क्या है 18 इलेक्ट्रॉन है। तो इसने क्या करना है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना जो है ना इसने आर्गॉन की जो है ना वो करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन करनी है। ये सोडियम ने नियॉन की करनी है, और ये जो हमारे पास क्लोरीन है ये किसकी करनी है, आर्गॉन की। चूँकि इसके टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज़ किया इसने गेन किया, तो किसकी, यानी कि 17 और 1 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 18 इलेक्ट्रॉन की जो है ना इसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन कर ली है। इस तरह हमारे पास सोडियम ने नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन की है,
अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर ली है। समझ आ गई? इस तरह जो है ना इन्होंने क्या किया, ये बोथ एटम्स ट्राई टू गेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दोनों एटमों ने कोशिश की और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या कर ली है, गेन कर ली है। आगे चलते हैं हम। इसको यहाँ से मैं ये जस्ट समझाने के लिए बताया कि ये नोबल गैसेज हैं, किस तरह जो है ना एटम नोबल गैसेज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करते हैं। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, अब क्या है कि सोडियम ने हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखनी, ये हमने जस्ट थ्योरी की फॉर्म में लिखा, अब हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो क्या होगा, सोडियम प्लस हो गया और ये साथ में एक इलेक्ट्रॉन अलग से हो गया, यानी कि सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन ये डॉट वाला निकला, ये इलेक्ट्रॉन अलग हो गया और सोडियम पॉजिटिव अलग हो गया। अब क्लोरीन क्या है, ये क्लोरीन हमने ली, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन है, इसने ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला ना, इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन ले के और किस में कन्वर्ट हो गया, ये देखें आप, ये जो यहाँ पे एक क्रॉस है ना और साथ में ये डॉट सोडियम का डॉट आ गया, तो ये सोडियम का डॉट आ गया, तो अब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इस तरह जो है ना इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, Cl नेगेटिव। इसको हम Cl नेगेटिव भी लिखते हैं, क्यों, मैंने आपको पहले बता दिया है। आगे सोडियम, ये अगेन बस अब आपने ना इस इक्वेशन को देख के ये सारी थ्योरी लिख लेनी है। सोडियम एटम बिकम Na पॉजिटिव कैटाइन एंड क्लोरीन एटम बिकम क्लोराइड आयन, क्लोराइड एटम, ठीक हो गया, ये क्लोराइड एनाइन के अंदर कन्वर्ट हो गया, इसको क्लोराइड बोलते हैं, अब इसे क्लोरीन नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। ये सोडियम पॉजिटिव में और ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। आगे सोडियम पॉजिटिव अटेन द नियॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो जहाँ पे मैंने नियॉन लिखी थी ना उसकी, सोडियम अटेन द नियॉन जो कि नोबल गैस है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वाइल क्लोरीन अटेन द आर्गॉन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड बिकम स्टेबल। इस तरह जो है ना सोडियम पॉजिटिव ने नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर ली है और क्लोराइड आयन ने आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर ली और क्या हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं। ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नाउ बोथ ions attract each other by electrostatic forces of attraction to make a bond which is called ionic bond and the forming compound is called ionic compound। अब क्या करेंगे कि सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव, यानी कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव, तो आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो दोनों चार्जेस क्या करेंगे, स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, विच इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड एंड द फॉर्मिंग कंपाउंड। और जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा फाइनली दो एटमों के मिलने से जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl, उसे हम आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। क्यों आयनिक कंपाउंड बोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर आयनिक बॉन्ड है। इन आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन द हीट इज़ यूजुअली गिवन आउट, जब भी दो एटम पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे करीब आते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनता है, तब वहाँ से एनर्जी निकलती है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी कि आगे जो एनर्जी हम लिखेंगे इसकी, कुछ भी एनर्जी इसकी आप बेशक गूगल कर लीजिएगा कि जब भी सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है तो कितनी एनर्जी निकलती है, तो वहाँ पे अगर आगे साथ नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी निकली है यहाँ से, गिवन आउट हुई है। तो यहाँ तक जो है ना ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो मीन्स के चार्जेस और स्टैटिक यानी कि एक जगह पे, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है ये क्या है, एक जगह पे, ये कि आगे पीछे मूव नहीं कर रहे, ठीक है ना। जब भी चार्जेस क्या हो, एक जगह पे हों, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक चार्जेस, एक जगह पे। तो ये दोनों चार्जेस एक जगह पे हैं, एक जगह पे रह के एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब अट्रैक्ट करेंगे तो बीच में बॉन्ड बनेगा, उसे आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। तो फोर्स किस फोर्स से कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। उसके बाद ये हमारा टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में और MCQs में जो है ना आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो हमारे पास ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्ट एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड आर कॉल्ड मेटल्स। हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसके जो पहले दो ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और 2, ठीक है ना, ये सोडियम जो है ना ये ग्रुप 1 से जो है ना बिलोंग करता है। तो ग्रुप 1 और 2 क्या करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इनको हमने मेटल का नाम दिया, इनको मेटल्स बोलते हैं। एंड ग्रुप 15, 16 एंड 17, ये जो एंड वाले 3 ग्रुप हैं, 15, 16 और 17 ग्रुप, ये जो ग्रुप हैं इनके अंदर टेंडेंसी है, हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड एक्ट एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड आर कॉल्ड नॉन मेटल। ये जो 3 ग्रुप हैं साइड पे एंड वाले, ठीक है ना, नोबल गैसेज को 18 को हटा के, 18 नहीं, 18 नॉन रिएक्टिव नोबल गैसेज हैं, वो रिएक्शन करती ही नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना गेन करते हैं। तो 15, 16 और 17 ये जो 3 ग्रुप हैं
इनके अंदर टेंडेंसी है ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इनके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, यानी कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्ट करेंगे और यानी कि इनको हम नॉन मेटल बोलेंगे। ठीक हो गया। तो उस साइड पे नॉन मेटल और ये वाले मेटल, तो जब भी नॉन मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। ये जनरल मैंने आप लोगों को समझा दिया, यानी कि वो एंड वाले 3 ग्रुप 18 वाला हटा के 15, 16, 17 और यहाँ से ग्रुप 1 और 2, ये 2 ग्रुप और वो 3 ग्रुप, जब ये इनके एलिमेंट आपस में मिलते हैं, ये मेटल है और वो नॉन मेटल है, जब भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। द बॉन्ड फाउंड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज ऑलवेज आयोनिक बॉन्ड। ठीक हो गया। तो इस तरह पता चल गया कि आयोनिक बॉन्ड कौन कौन से एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट बॉन्ड बनाते हैं। जिस तरह सोडियम है तो वहाँ पे क्या है, क्लोरीन क्या है 7वें ग्रुप में है, 17वें ग्रुप में है। ठीक है ना। तो क्लोरीन सोडियम किस ग्रुप से है, ग्रुप 1 से है, और क्लोरीन जो है ना ये किस ग्रुप से है, ग्रुप 17 से है। ठीक है। इस तरह आप अपनी मैचिंग के और भी बना सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं कॉपी पे। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड। तो जो है ना इस तरह हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को यानी कि समझ आ चुकी होंगी। बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक्ट कर रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्ट कर रहा है। तो दोनों क्या कर, दोनों एटम किस चक्कर में है, अपनी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अपने आप को स्टेबल करने के चक्कर में। जब अपने आप को स्टेबल करने के चक्कर में इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करेंगे, स्टेबल हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, नेगेटिव चार्जेस, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पे नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और इस तरह जो है ना उनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, जिसे हम आयोनिक बॉन्ड का नाम दे देंगे। इस तरह जो है ना इस केमिकल जो है ना बॉन्ड फॉर्मेशन जो है, यानी कि केमिकल बॉन्ड का नाम क्या है, आयोनिक बॉन्ड। तो आज ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। इंशाल्लाह कल हम करेंगे कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है जहन में तो बार बार कहता हूँ कि यार कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें, ताकि मैं उस पर जो है ना एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को जो है ना उसका आंसर कर सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ना इसको अच्छे तरीके से करेंगे और कॉन्सेप्ट गेन करने की कोशिश करेंगे। ये अपनी कॉपियों पे नोट्स बनाएं, ज़रूर बनाएं नोट्स। जितना लिखेंगे इतना जो है ना आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, और साथ में नोट्स बनाएं। नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सबसे पहली जो चीज़ है वो कॉन्सेप्ट है। रट्टा सिस्टम से निकल के अपने जो है ना वो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।